कुछ समय पहले मैंने स्लीप डिसऑर्डर्स पर 3 वीडियो बनाए थे जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आज हम एक और स्लीप डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। आज हम एक ऐसी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में ही बहुत ज़्यादा कॉमन है। केवल भारतवर्ष में ही इसके करीब 1 करोड़ केसेस पर ईयर डायग्नोज होते हैं। इसके लिए कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट की ज़रूरत सिर्फ इसलिए है कि हम दूसरी डिजीज़ को हम रूल आउट कर सकें। हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के बारे में। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो होता है, इसमें एक तीव्र इच्छा होती है, एक स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है हमें टांगों को मूव करने की। टांगों में कोई अनप्लेजेंट सेंसेशन होते हैं, जिसे हम क्रॉलिंग भी कह सकते हैं, थ्रॉबिंग पेन भी कह सकते हैं, क्रैम्प्स भी कह सकते हैं। ये जो सेंसेशन होती है जब आप रेस्ट करते हैं तब बढ़ जाती है और जब आप मूव करते हैं तो कम हो जाती है। और इसके सिम्टम्स जो होते हैं इवनिंग में ज़्यादा होते हैं, नाइट में ज़्यादा होती है और स्लीप को डिस्टर्ब करती है। नाइट के समय आदमी अपनी टांगों में रेस्टलेस फील करता है, टांगों को मूव करता रहता है, उसकी नींद डिस्टर्ब होती है और उसकी वजह से दिन में उसको नींद आती रहती है। अगर किसी पेशेंट को ये प्रॉब्लम होती है, वो नाइट के समय लेटा हुआ है, अगर वो उठ के चलने लगता है तो ये प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है। ये किसी भी एज में हो सकती है, पर जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है इसकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। इसकी डायग्नोसिस बड़ी मुश्किल है क्योंकि इसके लिए यूजुअली कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसलिए पेशेंट डॉक्टर के पास आता नहीं है और कभी कभी 10 से 15 साल लग जाते हैं पेशेंट को डॉक्टर के पास पहुंचने पर और उसके लिए अपना कंसल्ट करने के लिए। अब हम आते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के कारणों पर। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम ज़्यादातर किसी भी एज में स्टार्ट हो सकता है। अगर ये 40 के बाद होता है तो ज़्यादातर इसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये फैमिलीज़ में चलता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। प्रेगनेंसी जो होती है वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम को बढ़ा देती है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम किसी डेंजरस कॉम्प्लिकेशन को नहीं पैदा करता है, पर कई बीमारियों के साथ ये एसोसिएटेड होता है, जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी, आयरन की कमी होती है ब्लड में तो भी होता है, किडनी फेलियर में भी ये एसोसिएटेड रह सकता है, स्पाइनल कॉर्ड की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके साथ भी एसोसिएटेड रह सकता है और पार्किंसंस डिजीज़ के साथ भी एसोसिएटेड रह सकता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, पर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है। इसकी वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो सकता है, जिसके लिए हमें साइकियाट्रिस्ट की मदद लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। जहाँ तक इसके ट्रीटमेंट का सवाल है, बहुत ज़्यादा कोई ड्रग इफेक्टिव नहीं है इसमें। एक प्रेमिपेक्सोल नाम की ड्रग होती है जो डोपामीन के सिक्रीशन को बढ़ाती है ब्रेन में, ये इसके लिए रिकमेंडेड है। और बहुत सारी स्लीपिंग मेडिकेशन, मसल रिलैक्सेंट और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी हम दे सकते हैं, पर इनका कोई बहुत बढ़िया इफ़ेक्ट नहीं है। जो एक चीज़ है जो इंडिया में भी बहुत कॉमन है वो है आयरन डेफिशिएंसी, यानी ब्लड में आयरन की कमी। कभी कभी हीमोग्लोबिन नॉर्मल भी होता है, तब भी अगर आयरन की कमी ब्लड में होती है तो अगर हम इस आयरन की कमी को ठीक कर दें इंजेक्शन के द्वारा या फिर टैबलेट्स के द्वारा, तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो आज बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।